नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की। इससे पहले जो ग्रामर की सीरीज़ में आपने वीडियो देखी थी उसमें मैंने वाक्य के बारे में आपको समझाया था कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के तत्व कौन से होते हैं, अंग कौन से होते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाक्य भेद के बारे में। जो वाक्य भेद होते हैं वो दो आधारों पर देखे जाते हैं, पहला है अर्थ के आधार पर और एक है रचना के आधार पर। तो आज की इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के बारे में जानेंगे और ग्रामर की इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो अगली वीडियो आएगी उसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं वाक्य भेद। वाक्य के बारे में आपने देखा कि वाक्य में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ शब्द से ही हमें पता चलता है कि वाक्य जो भी हमें मिलेगा उसे पहले हमें पढ़ना है, समझना है, उसका मतलब समझना है और उस मतलब के आधार पर ही हम निर्णय करेंगे कि वो कौन सा वाक्य भेद है। तो आइए जानते हैं पहले के बारे में, जिसको हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। देखिए, विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? ये ऐसे वाक्य होते हैं, इनको हम साधारण वाक्य के नाम से भी जानते हैं, सरल वाक्य के नाम से भी जानते हैं। विधानवाचक वाक्यों में जो कर्ता होता है या जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो अपनी बात सीधे सीधे शब्दों में दूसरे तक पहुंचा देता है। इस तरह के वाक्यों में कई बार सामान्य जानकारी छिपी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि मैं कह दूं कि मैं रोज़ सुबह उठकर काम करती हूँ, तो ये जो एक मेरी दिनचर्या के हिसाब से इसमें जो वाक्य आते हैं वो भी हम इसमें ले सकते हैं। साधारण जानकारी प्रदान करने वाले जो वाक्य होते हैं वो भी विधानवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे सरल शब्दों में वक्ता अपनी बात कहेगा कि श्रोता को वो जैसे ही सुनेगा उसे तुरंत समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि हम सूर्य से ही ले लेते हैं एक, कि सूर्य पूर्व में उदित होता है। तो ये तो सभी को पता है कि जो सूर्य है वो पूर्व में उदित होता है। ये एक सामान्य जानकारी हो गई जो कि वक्ता ने श्रोता तक पहुंचा दी। दूसरी बात, जैसे कि कोई और जानकारी ले सकते हैं, जैसे मीना आज देर से स्कूल पहुंची। अब देखिए, इसमें भी जो वक्ता ने अपनी बात सरल शब्दों में ही श्रोता तक पहुंचा दी। इसमें जैसे ही ये वाक्य बोला गया तुरंत हमें समझ में भी आ गया कि जो वक्ता है वो क्या कहना चाहता है। तो विधानवाचक वाक्य का अगर अन्य नाम हम सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य और सरल वाक्य भी अगर हम इसको कह दें तो कुछ गलत नहीं होगा। अगली बात करते हैं, जो अगला भेद है उसका नाम है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, अब निषेधात्मक वाक्य कौन से होते हैं? तो इसमें जो ये एक शब्द है निषेध, इसको आपको ध्यान रखना है। निषेध, इसका जो अर्थ होता है वो है नहीं। ठीक है, तो इसमें ऐसे वाक्य होंगे जिसमें या तो नहीं की बात होगी या फिर किसी काम को करने से मना किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर ना की संभावना आ जाए जिन वाक्यों में, वो सारे वाक्य निषेधात्मक वाक्य होंगे। यदि मैं इन्हीं वाक्यों को देखूं, सूर्य पूर्व में उदित नहीं होता है, मैंने यहाँ पर नहीं का भाव डाल दिया, ना का भाव डाल दिया, तो वो निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं कह दूं कि मीना आज देर से स्कूल नहीं पहुंची, तो यहाँ पर भी ना का भाव आ गया, निषेधवाचक वाक्य हो गया। तो इनको हम बदल के दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर। देखिए, पहला जो वाक्य है, सूर्य पूर्व में
अस्त नहीं होता है। उसी तरह से मीना आज देर से स्कूल नहीं पहुंची। ये तो रही बात नहीं की, और अगर किसी काम को करने से मना किया जाए तो वो वाले वाक्य भी निषेधात्मक वाक्यों में आ जाते हैं, जैसे कि फूल तोड़ना मना है। मना है। या फिर बाहर मत जाओ। ठीक है, तो जिन वाक्यों में नहीं का बोध हो या फिर किसी काम को करने से मना किया जाए, ऐसे वाक्य निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम तीसरे भेद की, जिसका नाम है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, प्रश्न यानी इसमें इस तरह के वाक्य होंगे जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, जिसमें वक्ता कोई प्रश्न पूछता है श्रोता से, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे। उदाहरण तो आपको याद आ गए होंगे, जैसे कि आज खाने में क्या बना है। किसी भी तरह का प्रश्न हो सकता है। ठीक है, या फिर आज विद्यालय में क्या पढ़ाया गया। आज कक्षा में क्या पढ़ाया गया। या फिर दरवाजे पर कौन आया है। कोई भी सामान्य प्रश्न यदि पूछना हो जिसमें क्या, क्यों, कैसे, किसको, किसने, इस तरह के जो प्रश्न सूचक शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, तो ऐसे सभी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इसके अगले भेद की, जिसका नाम है विस्मयादि वाचक वाक्य। ठीक है, विस्मयादि वाचक वाक्य में ये जो शब्द है विस्मय, इसका इस वाक्य में अर्थ लिया जाएगा घृणा, प्रेम, हैरानी यानी आश्चर्य, जिसको हम विस्मय भी कहते हैं, दुख, खुशी आदि भाव। यानी हमारे अंदर जो ये भाव होते हैं ना, इन भावों को यदि हम लिखित में उतारते हैं, ठीक है, जो हम भाव हमारे मुख से झलकते हैं किसी बात को कहते हुए, उन्हीं भावों को अगर हम लिख कर दिखाने लग जाएं तो वो विस्मयादि वाचक वाक्य बन जाते हैं। और ऐसे वाक्यों के साथ आगे विस्मयवादी वाचक शब्द लगता है और अंत में विस्मयादि वाचक चिन्ह लगता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे घृणा के शब्द हो गए, तो घृणा को दिखाने के लिए हम किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि छी, ओह। इस तरह से जो हम शब्द लगाते हैं जिसमें विस्मयादि वाचक यानी हैरानी का भाव हो, तो विस्मयादि वाचक वाक्य बनते हैं। उसी तरह से प्रेम दिखाने के लिए या खुशी दिखाने के लिए या किसी को शाबाशी देने के लिए शाबाश कह दिया आपने, वाह कह दिया, बड़ा सुंदर कह दिया, तो इस तरह के जो शब्द बनते हैं वो सारे विस्मयादि वाचक शब्द होते हैं। इसमें उदाहरण देख लेते हैं, जैसे शाबाश, यहाँ पर आपने ये विस्मयादि वाचक वाक्य के लिए ये शब्द लगाया है, विस्मयादि वाचक शब्द और ये विस्मयादि वाचक चिन्ह, और फिर आप अपनी बात कह देंगे, जैसे शाबाश
तुमने बहुत अच्छा खेला। उसी तरह से और कोई शब्द आप ले लीजिए, जैसे वाह मज़ा आ गया। तो बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर आपके प्रश्न में वाक्य भेद पहचानना आ जाए जिसमें आपको विस्मय आदि वाचक यदि आपको मिलता है वाक्य ऑप्शन में कि विस्मय आदि वाचक है या नहीं, तो आप उसमें सबसे पहले यही देखिए कि क्या कोई विस्मय आदि वाचक शब्द और उसके साथ विस्मय आदि वाचक चिन्ह लगा हुआ है। यदि लगा हुआ है और उसके अर्थ को पढ़ने के बाद हमें इस तरह के भावों की अनुभूति होती है तो वो विस्मय आदि वाचक वाक्य है। अगले भेद की हम बात कर लेते हैं जिसका कि नाम होगा नंबर 5 पे संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य। तो देखिए संकेतवाचक वाक्य में ये जो शब्द है संकेत, और संकेत का क्या अर्थ होता है, इशारा। ठीक है, तो इसमें संकेतवाचक वाक्य में क्या होगा, इसमें 2 छोटे छोटे वाक्य होंगे जिन्हें हम उपवाक्य भी कहते हैं। तो 2 उपवाक्य होंगे जिनमें से एक दूसरे के ऊपर निर्भर करेगा। कहने का अर्थ है कि इसमें 2 क्रियाएं होंगी, यानी 2 काम चल रहे होंगे, लेकिन एक काम दूसरे पर निर्भर करेगा। जब तक वो पहला काम नहीं हो जाता तब तक उस पर निर्भर करने वाला दूसरा काम नहीं होगा। जैसे कि हम बोल दें कि यदि अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा पाठ पूरा नहीं होगा। यानी पाठ पूरा होना किससे संबंधित है, अध्यापक के कक्षा में पढ़ाने से। अगर वो पढ़ाएंगे तो पाठ पूरा हो जाएगा, और अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो पाठ पूरा नहीं हो पाएगा। आप समझ गए होंगे कि 2 काम हो रहे हैं, लेकिन दोनों कामों में से एक काम पहले वाले पर निर्भर करेगा। जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक दूसरा काम नहीं होगा। यानी संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर इशारा करेगी कि पहले ये काम होगा तभी दूसरा काम होगा। अगर जिस तरह से अब मौसम चल रहा है उसको कहते हुए अगर ये वाक्य बनाया जाए कि यदि प्रदूषण कम नहीं होगा तो धूप पूरी तरह से दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो अगर धूप का जो दिखाई देना है वो किस पर निर्भर करता है, प्रदूषण कम होने पर और आसमान साफ होने पर। तो जब तक पहला काम नहीं होगा तब तक दूसरा काम भी इसमें नहीं होगा। यही संकेत करेगा संकेतवाचक वाक्य। उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन उदाहरण है, हर जगह आपको शायद एग्जाम में भी मिल गया होगा, काफ़ी बार देखा होगा। यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। अब देखिए इसमें जो 2 क्रियाएं हैं, एक तो बारिश होना और दूसरी क्रिया है फसल का अच्छा होना। लेकिन फसल का अच्छा होना ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, ये संकेत करता है बारिश की ओर, कि यदि बारिश हुई तो फसल अच्छी हो जाएगी और यदि बारिश नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी। यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर इशारा करेगी, संकेत करेगी कि पहले इस काम को पूरा होने दो तभी ये दूसरा काम हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अंतिम वाक्य की, अंतिम भेद की हम बात कर लेते हैं जिसका नाम है संदेहवाचक वाक्य। तो देखिए अंतिम भेद नंबर 6 पर संदेहवाचक वाक्य। अब संदेहवाचक वाक्य में क्या है, इसके अंदर जो शब्द छुपा है संदेह, इसका अर्थ होता है शक करना। ठीक है, शक करना, संदेह करना। संदेह यानी शायद ये काम पूरा हो, शायद आज बारिश आ जाए, शायद आज धूप निकल जाए, शायद आज मुझे कोई गिफ्ट मिल जाए। तो इस तरह के कोई भी वाक्य जिसमें संदेह है
पर एक संभावना भी है कि ये काम शायद पूरा हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो आपको शब्द देखने को मिलते हैं ना, वो होते हैं संभवतः, या फिर शायद, या फिर काश। ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उम्मीद को दिखाते हैं, एक ऐसी मतलब 50-50 वाली सिचुएशन को दिखाते हैं जिसमें काम पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, एक इच्छा होती है। तो देखिए, संदेहवाचक वाक्य में इस तरह के आपको शब्द मिलेंगे, संभवतः, शायद, काश, यानी शायद आज मेहमान आएंगे। ठीक है, या फिर संभवतः आज बारिश हो जाए, काश आज घूमने चले जाएं। इस तरह के जो वाक्य है वो संदेहवाचक वाक्य में कहलाएंगे। अब देखिए, एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, आई होप आप उसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पर 6 नहीं, वाक्य के 8 भेद हैं। गलती से मैंने आपको 6 बोल दिया है, लेकिन इसे ठीक कर लीजिएगा। 8 भेद, जिनमें से 6 मैंने आपको करा दिए हैं। अभी बात करते हैं अगले भेद की, 7वें भेद की, जिसका नाम है आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य में जैसे कि शब्द छुपा हुआ है आज्ञा, इसका अर्थ होता है आदेश देना किसी को, है ना, आदेश देना। ऐसे भाव में जब हम बात करते हैं ना, जैसे किसी को आदेश दे रहे हो, जैसे तुम यहाँ से चले जाओ, बैठकर चुपचाप पढ़ाई कर लो, या फिर तुरंत काम खत्म कर लो। इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिनमें आदेश का भाव होता है, साथ में आदेश देना तो है ही, लेकिन अनुमति लेना भी ऐसे वाक्यों में होता है। अनुमति लेना, जैसे कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, मतलब किसी से आज्ञा मांग रहे हैं। ठीक है, अनुमति लेना या किसी और से आज्ञा मांगना, आज्ञा देना या आज्ञा लेना, दोनों ही तरह के वाक्य आज्ञावाचक वाक्य में आएंगे। तो इसके जो उदाहरण होते हैं, जैसे कि शोर मत करो, या फिर क्या मैं आज बाहर जा सकता हूँ, तो ये हो गए आपके आज्ञावाचक वाक्य। अब देखिए, यहाँ पर यदि मैं क्या शब्द का प्रयोग करती हूँ तो ये प्रश्नवाचक वाक्य भी हो जाता है। देखा है आपने, क्या शब्द अगर मैंने लगाया तो ये प्रश्नवाचक वाक्य भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं किसी से आज्ञा मांग रही हूँ तो ये आज्ञावाचक वाक्य भी कहलाएगा। पर कोशिश कीजिएगा ज़्यादातर इन वाक्यों में, आज्ञावाचक वाक्यों में, आप ये प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग ना करें। ठीक है, तो जैसे कि सीधा सीधा वाक्य बन जाता है, मैं आज बाहर जा सकता हूँ। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आप ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक अगर आप वाक्य शब्द नहीं लगाएंगे तो ये आज्ञावाचक वाक्य बन जाएगा। आगे बात करते हैं नंबर 8 पर। अंतिम जो इसका भेद है, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, तो इसके भी अर्थ, शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है, इच्छा। ऐसे वाक्य, इसमें इच्छा की बात होगी, इसमें किसी को आशीर्वाद देने का भाव भी होगा। ठीक है, किसी की भलाई की इच्छा भी हो सकती है, किसी की बुराई की इच्छा भी हो सकती है, मतलब किसी भी तरह की इच्छा, या फिर किसी को आशीर्वाद देना या ईश्वर से प्रार्थना करना, इस तरह के जो वाक्य होंगे वो इच्छावाचक वाक्य में आएंगे। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं। पहले, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। अब देखिए, यहाँ पर इच्छा तो है ही, लेकिन आशीर्वाद का भाव भी है। उसी तरह से आज मेरा घूमने जाने का मन है।
यानी इच्छा, या फिर मेरी इच्छा है कि मैं एक बड़ी डॉक्टर बन जाऊं। इस तरह की जो इच्छा यानी जो बात हमारे अंदर है, जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, या फिर हम किसी की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं, इस तरह के जो सारे वाक्य होंगे वो इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। तो ये थे आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, और इसके आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य भेद, जो कि 3 वाक्य होंगे, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, जिनके बारे में विस्तार से हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि ये वीडियो आज की ख़त्म हो गई है, लेकिन आप चैनल पर सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।